अब यहाँ पे देखो, ये कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट ए एन बी लेस देन 0। अब यहाँ पे देखो ए एन, अब तुम्हें इस क्वेश्चन में पता है ए की वैल्यू क्या है 121, डी की वैल्यू क्या है 117 माइनस 121 जो कि आएगा -4। अब हमें इन्होंने फर्स्ट नेगेटिव टर्म मांगा है, तो हम एक्चुअली में क्या करते हैं, जीरो की पोजीशन एक तरीके से निकालते हैं, उसका नेक्स्ट टर्म विल बी आवर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन का, वो क्या आएगा a प्लस एन माइनस वन डी लेस देन 0 आ जाएगा। हाँ, कॉमन डिफरेंस। अब a की वैल्यू 121 डालो, n माइनस वन एज इट इज, और d की वैल्यू -4 डालो, तो इसको कैलकुलेट करो, ये आएगा 121 प्लस -4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा -4n प्लस 4 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा 125 -4n लेस देन 0, तो ये आ जाएगा 125 लेस देन 4n। तो n की वैल्यू क्या आई, अगर मैं साइन को चेंज करूँ तो ये आएगा n इज ग्रेटर देन 125 डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसको डिवाइड करो, क्योंकि हमें प्रॉपर नंबर लाना है। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 25 आएगा आई थिंक सो। तो ये कह रहे हैं कि n शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो इसका जो भी नेक्स्ट नंबर है, ऑब्वियसली तुम्हें पता है n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो जो भी यहाँ पे आंसर आ रहा है उसका नेक्स्ट नंबर लिखना है। तो हम कहेंगे देयरफॉर 32 term is first negative term, will be first negative term। ये स्टैंडर्ड मेथड है और तुम्हें ऐसे ही करना है जब जब टीचर पूछेगी। बोलो, ए एन हमने उसको ये, हाँ, लास्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ द टर्म। बोलो जियांश। मैम ये क्वेश्चन किधर है? एनसीईआरटी खोलो, ऑप्शनल एक्सरसाइज देखो, और ये क्वेश्चन इससे पहले बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइक मैं भी टेस्ट लूंगी तो उसमें मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी। सपोज तुम्हारा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता, यहाँ पे एन की वैल्यू तुम्हारी प्रॉपर आती है 32 आती है, तो भी तुम्हें नेक्स्ट नंबर लिखना है। ठीक है, प्रॉपर नंबर आ रहा है तो भी नेक्स्ट लिखना है, फ्रैक्शन में आ रहा है तो भी नेक्स्ट नंबर लिखना है। तुम समझ नहीं रहे हो ना, ये तो हम जीरो की पोजीशन निकाल रहे हैं, मुझे जीरो की चाहिए नहीं है। मतलब इसका मतलब ये एक वैसे मत बढ़ाओ ना, इसका मतलब है ये जो जीरो है ये इस एपी में आता ही नहीं है, इसकी वजह से उसका आंसर फ्रैक्शन में आया है। बट कई बार ऐसा होगा कि जीरो आ भी सकता है, तो उसमें प्रॉपर नंबर आएगा। तो जो भी यहाँ पे आ रहा है, चाहे फ्रैक्शन में डेसिमल्स में आ रहा है या प्रॉपर आ रहा है, तुम्हें उसका नेक्स्ट नंबर ही लेना है। और ये क्वेश्चन मैं वापस से बता रही हूँ, ये जब भी मैं एपी का विद एक्स्ट्रा स्ट्रेस लूंगी, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, तो ये बोर्ड में भी आ चुका है पहले। क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन 2, एज पर मी, शायद क्वेश्चन 2 जैसा क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में आया था। नहीं, मैंने नहीं करा, मैंने ऑप्शनल एक्सरसाइज कराई नहीं, मैंने सिर्फ 5 अरे नहीं कराया मैंने, चलो नहीं करा, तुमने करा भी नहीं, मैंने कराया भी नहीं। अब चलो, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6, तो हम लिखेंगे A3 प्लस A7 इज 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। A प्लस 2D, तुम सबको पता है ना, A3 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D, A7 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 6, तो ये आएगा 2A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 6। अब मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में कर सकती हूँ, A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 3, तो इसको मैं इक्वेशन 1 कहूंगी। अब इन्होंने कहा है उन्हीं का प्रोडक्ट इज 8, जो तुमने एपीज के टर्म्स लिए थे उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन इज 8, तो हम लिखेंगे A3 इंटू A7 इज 8। ठीक है, अब हम A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। अब ये चीज सबको आ जानी चाहिए कि A3 को कैसे लिखना है, A7 को कैसे लिखना है, ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को ना थोड़ा मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ से मैं A की वैल्यू निकाल लेती हूँ। A क्या आया मेरा 3 माइनस 4D, इसको सब्सटीट्यूट करूंगी मैं।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 - 4D + 2D इंटू 3 - 4D + 6D। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 3 - 2D और दूसरे में आएगा 3 + 2D = 8। तो ये तुम्हें दिख रहा है a - b a + b है, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 - 4D²। तो -4D² = 8 - 9। हाँ, पढ़ो क्वेश्चन। डी की वैल्यू क्या है, ±½ आएगी। यहाँ तक सबको समझ में आया कि मैंने पहले डी की वैल्यू निकाली है, इन्होंने हमसे मांगा है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। तो डी निकल के आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए की कंडीशन क्या थी मेरे पास, ए = 3 - 4D थी। अब याद रखना है ए की भी दो वैल्यूज निकलेंगी, क्यों, क्योंकि डी डी की दो वैल्यूज है मेरे पास। तो एक बार मैं डी की वैल्यू प्लस डालूंगी, तो हम कहेंगे therefore a = 3 - 4 into half। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो मेरा आंसर आया 3 - 2 which is 1। और जब मैंने d की वैल्यू डाली -½ तो क्या आया, इंटू -½ तो ये 2 1 जा 2 2 जा और ये 3 + 2 आके 5 आया। तो अब याद रखना है इन्होंने मांगा क्या है तुमसे, इन्होंने मांगा है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो याद रखना है मेरे S16 भी दो बार आएंगे, एक बार X16 इससे आएगा और एक बार S16 इससे आएगा। समझ में आया, जब मेरी A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू हाफ है, A की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू -½ है। ये फॉर्मूला है हमारा SN का। तो हमें S16 निकालना है, तो 16/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16 - 1 और डी की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो ये आ जाएगा 8 ब्रैकेट में 2 प्लस 16 - 1 कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लो, ये 8 इंटू 2 2 जा 4, 4 + 15 19/2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना आया, 19 4 जा कितना होता है, 76। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू डालेंगे, ए की वैल्यू 5 और यहाँ पे हम डालेंगे 16 - 1 इंटू -½ तो ये आ जाएगा 16/2 ब्रैकेट में 10, 16 - 1 इज 15, तो ये -15/2 आ जाएगा। अब एलसीएम लो, तो ये आएगा 16/2 इंटू 2 10 जा 20, 20 में से 15 माइनस हुआ तो 5/2, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो मेरी S16 की वैल्यू कितनी आई, 20। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था कि तुम्हें दो इक्वेशंस बताई गई थी, एक रिलेशन ये बताया गया था, एक रिलेशन ये बताया गया था, और मांगा तुमसे क्या है, सिंपली S16 मांगा था। तो जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करी, मेरे पास d की दो वैल्यूज आई, क्या आई, +- तो d की वैल्यू +- आई, तो मेरे पास a की भी दो वैल्यूज आई, 1 और 5। अब बस तुम्हें दो बार S16 निकालना है। समझ में आया? यहाँ पे देखो, पहले अब सुन लो क्योंकि ये क्वेश्चन टफ है, टफ इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग वाइज टफ है। एक बार तुम्हें समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाह रहे फिर तो ये इजी आंसर, ये इजी है। ये क्या कह रहे हैं, देखो तुमने जब भी ये देखी है लैडर देखी है, जनरली ऐसे होती है वो लैडर, सीधी सीधी। ये लैडर स्पेशल है, ये ऐसी है, लाइक ये नीचे तो ब्रॉड है और जैसे ऊपर जाते जाएंगे, ये जो डंडी होती है ना लैडर की जिसमें हम पैर रखते हैं, ये छोटी छोटी होती जाएगी। तो इन्होंने स्टार्टिंग में उसकी लेंथ बता दी है कितनी है, 45, और फिर एकदम एंड वाले की बता दी 25, बीच की नहीं बताई हमें कितनी है, और ये भी नहीं बताया कि कितने से कम कम होती जा रही है, वो भी नहीं बताया उन्होंने हमें। बट एक जो कॉन्जिक्यूटिव जो दो डंडी है ना लैडर की, उनके बीच में कितने का गैप है, 25 सेंटीमीटर का गैप है। और टोटल लैडर का लेंथ क्या है, जहां से फर्स्ट डंडी से लास्ट डंडी के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है, 2.5 मीटर है। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब तुम कहोगे रंग्स क्या है, तो ये जो डंडी है ना जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं, ये निकालना है हमें। तुम कहोगे कैसे निकाल लेंगे, एक्चुअली ये क्या कर रखा है, अगर तुम इस क्वेश्चन को समझो, पहले जो सुन लो, अगर जैसे ये है, इन्होंने ऐसे बता दिया मुझे कि मैं अगर अपने मन से लेंथ ले लूं सपोज,
मैं कह रही हूँ कि मेरी 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, जो फर्स्ट डंडी से लेके लास्ट डंडी के बीच में जो गैप है वो 10 सेंटीमीटर का है, और हर इसमें 2-2 सेंटीमीटर का गैप है, तो इसका मतलब मेरे पास कितनी डंडी होंगी? टोटल लेंथ 10 है, और एक एक कॉन्जिक्यूटिव डंडी के बीच में 2 का गैप है, तो टोटल मेरे पास कितनी है? 5। 5 आई। अब अगर मैं इनको काउंट करूँ, अगर मैं अपने मन से बनाऊं, जैसे ये पहला 2 का गैप है, फिर 3 का, फिर 4 का, और फिर 5 का, 1 2 3 4 5, 5 गैप्स आ गए। अब तुम इसके बीच में डंडी काउंट करो कितनी है? 6 है, तो याद रखना है हमेशा एक एक्स्ट्रा निकलेगी तुम्हारी। ये चीज समझ में आई तुम्हें कि 2-2 क्या हो गया? 2-2 इज द गैप बिटवीन लैडर। जो हमारे क्वेश्चन में वो गैप कितना दिया है इन्होंने? 25 सेंटीमीटर का दिया है। और टोटल लेंथ कितनी दी है मुझे? 2.5 मीटर दी है। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगी, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करूंगी तो क्या आएगा? 2 2 4 प्लस 1, 5/2। 5/2 को भी तुम कन्वर्ट करोगे तो 2.5 मीटर आया। बट मेरा आंसर हर कुछ सेंटीमीटर में है, तो मैं 2.5 को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो कितना आएगा? 250 सेंटीमीटर। तो मेरा जो नंबर ऑफ रंग्स है वो कैसे निकलेगा? टोटल डिवाइडेड अपॉन एक जो गैप है, तो मैम जो ये टोटल 2:1/2 दे रखा है ये क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द, जो फर्स्ट डंडी और लास्ट डंडी के बीच में गैप है ना वो कितना है, तो 250 आ गया। और डिवाइड हमें किससे करना है? एक गैप के बीच में जितना है। तो मेरे पास कितने आए? 10 आए ना, बट 10 नहीं आएंगे, उससे एक ज्यादा आएंगे, तो यहाँ पे हमें खुद +1 लिखना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने एग्जाम्पल करके दिखाया ना तुम्हें। हमें तो नंबर ऑफ डंडियां चाहिए, तो जैसे मैंने बताया ना 10 सेंटीमीटर है, 2 2 का गैप है, तो 5 गैप आने चाहिए, पर तुम डंडी काउंट करोगे तो एक एक्स्ट्रा आएगी। तो ये लॉजिक तुम्हें, मतलब इसका कोई वर्किंग नहीं है, इसका ये वर्किंग है कि एक अदर एग्जाम्पल लेके बता दिया, बस ऐसे है। तो ये तुम्हें फिर, हमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें टीचर को डायरेक्ट यही लिख के देना है और कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देनी है कि वो +1 क्यों आया है। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास फर्स्ट लेंथ कितनी, मुझे ना ये लेंथ ये बनाने के लिए कितना वुड चाहिए ये बताना है। ये जो डंडी है ना जिनके ऊपर हम पैर रखते हैं, इसके लिए कितनी वुड चाहिए ये निकालना है, टोटल मतलब निकालना है। तो मुझे फर्स्ट की लेंथ पता है, फर्स्ट की कितनी लेंथ बनेगी? 45 बनेगी। और जो लास्ट है उसकी पता है मुझे, एन कितनी है? 25 है। तो जब मेरे पास छोटा वाला फॉर्मूला है तो मैं क्यों निकालू, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि लेंथ कितने से डिक्रीज होती जाएगी, वो नहीं बताया, तो मैं वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा ही नहीं सकती। तो मुझे सिंपली S11 की लेंथ निकालनी है। तो वो क्या आएगा? फॉर्मूला पता ही है तो मैं SN=n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। तो ये आ जाएगा 11/2 ब्रैकेट में a 45 है, a n 25 है। बस इसको कैलकुलेट करके निकालो, ठीक है। 385 और लेंथ निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर में आएगा। तो मैंने बताया ना, अगर तुम्हें एक बार वर्किंग समझ में आती है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ये लिख लेना, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग। तो ये आ जाएगा 5/2 मीटर, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर, विच इज 250 सेंटीमीटर। एक हाउस रो है, ये क्वेश्चन तो देखो आ रखा है, किसी एक ईयर में आ रखा है। यहाँ पे जैसे हाउस, ये ऐसे हमारे पास घर है, ठीक है। ये तो एक्स पोजीशन है कि एक रैंडम मैंने एक घर ले लिया जिसका एक्स नंबर है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और बीच में डॉट डॉट है, नंबर्स मैंने गायब कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे फिर डॉट 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 करके लास्ट नंबर मुझे पता है कितना है, हाउस का 49 है। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इन्होंने कंडीशन दी, तुम्हें क्या कंडीशन दी है कि show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the house, the numbers of sum of the numbers of the house presiding the house numbered x। अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल निकालना है तो मैं इसको क्या कहूंगी, किसका सम निकालूंगी? x का जो प्रिसाइडिंग नंबर होगा वो क्या होगा? x-1 होगा।
तो मैं सम ऑफ x माइनस 1 निकालूंगी। इज का मतलब क्या हो गया, इक्वल्स टू, तो हमने इक्वल्स टू लगा दिया। और आगे उन्होंने कंडीशन क्या दी है तुम्हें, इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, तो मुझे इनका सम चाहिए। अब इनका सम कैसे निकालोगे, ये तो आ गया इजीली, क्योंकि मुझे पता है ये x है तो उसका पीछे वाला नंबर क्या होगा, x माइनस 1 होगा। तो अगर मैं इनका टोटल निकालू तो मुझे मिल जाएगा। अब x के आगे का टोटल कैसे निकालोगे, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि मैं सबका टोटल निकाल के और उसमें से x हाउस नंबर का टोटल माइनस कर दूं, मतलब x प्लस 1 तो ये हो गया, तो आगे कैसे जाओगी, ठीक है बोलो, फिर से समझाती हैं। वही तो मैं समझा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, सपोज तुम्हारे पास एक नंबर में लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 10 हाउसेस हैं, ठीक है। अब मैंने रैंडमली एक हाउस 6 ले लिया। मैं कह रही हूँ कि ये जो हाउस है इसके आगे के हाउसेस का सम कितना आएगा, जो भी इसका प्रिसाइडिंग है। तो यहाँ पे हमारा x है, तो जैसे यहाँ पे 6 था तो 5 हो गया। अब x है तो ये हाउस क्या कहलाया जाएगा, x माइनस 1। तो मैं 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम निकालूं तो ये प्रिसाइडिंग हो जाएगा। इन्होंने कहा इट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल्स टू है, जो 6 के आगे इनका टोटल है। अब यहाँ तो हम रैंडमली ऐड कर सकते हैं ना, 7 8 9 10 को ऐड कर दिया। वहां पे तुम्हारा सिर्फ तुम्हें लास्ट 49 पता है, तो इनको कैसे ऐड करोगे बीच के नंबर्स को। तुम x प्लस 1 नहीं लिख सकते क्योंकि x प्लस 1 इज जस्ट 7 नंबर, इसके आगे कैसे लिखोगे, तो नहीं कर सकते। तो इसमें तरीका क्या होता है कि अगर मैं टोटल निकालू, टोटल कितना हुआ, ये पूरा टोटल हो गया, तो ये कितना है मेरा S49 है। और अगर मैं इतना टोटल माइनस कर दूं, इस टोटल को माइनस कर दूं, तो किसका एडिशन आ रहा है, जो चाहिए उसी का आ रहा है। तो इसलिए हमने टोटल में से हमने एक्स हाउस का माइनस कर दिया। समझ में आ गया सबको, क्लियर है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे अगर मैं टोटल में से इतना माइनस कर दूं तो किसका टोटल आएगा, मेरा रिमेनिंग का ही तो आएगा जो मुझे चाहिए। अब बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगी तुम, उसको बताओ ना, क्या लिखोगी, क्या इसके जगह क्या लिखोगी। तुम्हें यहाँ पे इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, इसकी जगह क्या लिखोगे। तुम कहोगी एस एक्स प्लस 1, तो वो बस यहाँ तक की एडिशन आएगी, इसके आगे की कैसे आएगी। तो इसका तरीका ही ये होता है। और हम जब इसके एक्स्ट्रास, अभी हम वर्कशीट के एक्स्ट्रास करेंगे ना, उसमें भी ऐसे ही है कि तुम्हें वो कहते हैं कि सम ऑफ, जैसे वो देंगे 35 टर्म्स, वो कहेंगे नहीं बना पाएंगे, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन हम अभी वर्कशीट में भी करने वाले हैं, उसमें वो कहेंगे सम ऑफ 35 टर्म्स। 35 में से वो क्या कहते हैं पता है, वो कहेंगे सम ऑफ 30 टर्म्स इतना है, कितना है सम ऑफ 30 टर्म्स, उन्होंने रैंडमली बता दिया, मैं अपने मन से ले रही हूँ 1080। अब उन्होंने कहा सम ऑफ लास्ट टर्म्स, लास्ट 5 टर्म्स, तो तुम कैसे लिखोगे सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स को, सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे हम एक सेकेंड, इसका सम सपोज मुझे दे रखा है 40 है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। कैसे दो तरीके हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं A35 A34, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि क्या आ रहा है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता ना ये x किस पोजीशन पे है, तो तुम नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ A35 A33 A32 A31 और A30 नीचे, लास्ट 5 टर्म्स है ना, आ गया इक्वल्स टू 40। आइदर तुम ऐसे लिखोगे या और तुम क्या लिखोगे, S35 में से 30 को माइनस कर दो, तो भी तुम्हें लास्ट 5 टर्म्स का सम मिलेगा। तो दो तरीके हैं, पर इसमें हम ये तरीका नहीं लगा पा रहे जो कि तुम कोशिश कर रही हो लगाने का, पॉसिबल ही नहीं ना, तुम्हें एक्स ही नहीं पता है क्या है। हाँ, अगर मैं तुम्हें एक्स बता देती हूँ कि मेरा जो हाउस नंबर है मैंने उसको चूज करा है 30, अब तो भी तुम 19 नंबर थोड़ी लिखती बैठोगी। हाँ,
तो पर फिर भी तुम ऐसे पैटर्न में फिर भी नहीं लिख सकती। ये तब कब पॉसिबल है, लास्ट 3 नंबर, लास्ट 4 नंबर, छोटा नंबर है तो पॉसिबल है, नहीं तो तुम्हें ये पैटर्न आना ही आना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बहुत है। सबको समझ में आया ना कि कैसे माइनस करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कोई अदर मेथड नहीं, यही मेथड है। ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू क्या आएगी, 2 - 1 होके 1 आएगी। तो अब हम पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा। अब फॉर्मूला सबको रटा हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि फॉर्मूला तो लिख नहीं सकती मैं यहाँ पे। सबको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d है, तो यही डाल रही हूँ मैं। n मेरा क्या है, x-1 है अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 × a क्या है 1, प्लस n क्या है x-1 और d की वैल्यू भी क्या है 1, ऐसे आ गया। अब S49 में भी सेम आएगा, 49/2 ब्रैकेट में क्या आएगा 2 × 1 प्लस 48 डी की वैल्यू 1 आ जाएगी, 49 - 1 × 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो एस एक्स है, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो मैं छोटा फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा x/2 ब्रैकेट में 1 + x। समझ में आया? हाँ, बड़े वाले से भी कर सकते हो। समझ में आया? क्योंकि मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म पता थी इसलिए। वैसे तो मैं इसमें भी लगा सकती हूँ, 49 में भी लगा सकती हूँ। हाँ, 1 + 49, 49/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा, हाँ वैसे तो इसमें भी लग सकता था, छोटा वाला लग सकता था, 1 + x-1। फर्स्ट और लास्ट पता तो है मुझे। यहाँ कह रही हूँ, यहाँ पे भी छोटा वाला लग सकता था। अब तुम लोगों को अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि 10th का लेवल इज फार टू डिफिकल्ट देन 10th 9th। अभी भी अगर तुम लोग घर पे मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा तो था मेरे को मैसेज करो जो भी चाहिए। फोर्टी नाइन इंटू 25 कितना होता है बताओ। 2 2 1225। बहुत धीरे बोलते हो, मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं समझ आती यार। मैम 1225। जो सीबीएसई की वर्कशीट है उसमें इतने नहीं है, पर हाँ जो कुछ और भी रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें ये स्टेयरकेस बनाना है, ठीक है। स्टेयरकेस बनाते हुए तुम्हें यहाँ पे इस पूरे स्टेयरकेस को बनाते हुए कितना कंक्रीट का वॉल्यूम चाहिए, ये हमें निकालना है। टोटल क्या निकालना था, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना है हमें।
अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें बता रखा है कितने स्टेप्स के बनाने हैं, हमें 15 स्टेप्स बनाने हैं। तो हम एक्चुअली इसमें भी छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अथर्व और इसका ध्यान बिल्कुल नहीं है, शिवम का, ये वाला छोटा वाला लगाएंगे। तुम कहोगे इसमें ए क्या है? ए है वॉल्यूम ऑफ स्टेप 1 और ए एन मेरा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्टेप 15 होगा और एन मेरा क्या है? 15 है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तुम कहोगे वॉल्यूम कैसे निकलता है? तो तुम्हें पता है ये क्यूबॉइड शेप है, तो हम कैसे निकालेंगे? एल इंटू बी इंटू एच से निकालेंगे। अब इन्होंने लेंथ तुम्हें बता रखी है, हर स्टेप की लेंथ इज सेम। तो कितनी लेंथ इसकी? 50 मीटर है, तो हर एक का लेंथ सेम है 50। ब्रेड कितनी है? यहाँ पे तुम्हें बता रखी है, ब्रेड कितनी है? हाफ है, ये दिख रहा है ना, हाफ लेंथ है। और इसकी हाइट कितनी है? 1/4 है। हाँ, एक तरीके से, यस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 25 तो मेरा वॉल्यूम 1 कितना आया? 25/4 मीटर क्यूब आया। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब मैं डायरेक्ट 15 स्टेप का वॉल्यूम निकाल देती हूँ। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? बी वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप, तो अगेन फॉर्मूला तो वही होगा, एल इंटू बी इंटू एच। एल सेम रहेगा, लेंथ कितनी है इसकी? 50 ही है। ब्रेथ भी चेंज नहीं हो रही है, हर एक में उतने का ही गैप देंगे, नहीं तो जो ऊपर नीचे स्टेयरकेस हो जाएगा वो हाफ। अब हाइट कैसे निकालेंगे? देखो इसकी 1/4 है, फिर इसकी 1/4 में 1/4 ऐड होगा, ऐसे करते करते ये 15 स्टेप है, तो मैं सीधा इसकी हाइट ऐसे निकाल सकती हूँ 15 इंटू 1/4। समझ में आया ना सबको? कि एक की 1/4 है, फिर उसमें 1/4 ऐड करो, फिर 1/4 ऐड करो, ऐसे मुझे 15 बार 1/4 ऐड करना पड़ेगा। तो रादर देन हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको। अब इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 25 जा। अब मुझे बताओ व्हाट इज 25 इंटू 15? 375। अब हमें S15 का फॉर्मूला लगाना है, तो वो क्या आएगा? 15/2। V1 क्या है मेरा? 25/4 और V2 क्या आया? 375/4। बस इसको ऐड करना है। तो मैंने बताया ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी फिर तो इजी है, खुद कोशिश करोगे तो डिफिकल्ट है। तो ये आ जाएगा 4। हाँ, 15 स्टेयरकेस बनाने में कितना लगेगा? 15 इंटू 50, तो 750 मीटर क्यूब। ये लास्ट ईयर का बोर्ड है, नॉट इस साल का, ठीक है। ये 5 मार्कर में एपी का क्वेश्चन आया था, तो ये वही नहीं है जो एक तरीके से जो अभी हमने क्वेश्चन 2 करा था। बस इसमें सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32 बोला था, तो इन्होंने सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म बोला है, तो a प्लस A8 की वैल्यू इन्होंने 32 दे रखी है, एंड उन्हीं का प्रोडक्ट 60 दे रखा था। a इंटू A8 इज 60। अब इन्होंने फिर फर्स्ट टर्म मांगा, कॉमन डिफरेंस मांगा और फिर S20 मांगा, 3 चीजें मांगी थी इन्होंने। तो ऑब्वियसली हम वैसे ही सॉल्व करते जैसे उसमें कर रखा है, यहाँ से हम A की वैल्यू या D की वैल्यू निकाल के इसमें डाल के और फिर कैलकुलेट करते हैं। तो ये मतलब सिमिलर है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट वर्किंग कहीं ना कहीं उसी से मैच होती हुई आएगी। देखना पड़ेगा, शायद इसमें स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म बोल दिया ना, तो इसमें शायद ना हो। ठीक है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये लास्ट ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन था जिसमें ये 5 मार्कर में आया था। तो जिसने भी जो भी, आप जैसे ये यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा एपी ऑफ 40 टर्म्स है, जिसमें S9 की वैल्यू इन्होंने मुझे 153 दे दी, एंड सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स बोल दिया। तो लास्ट 6 टर्म्स को कैसे निकालोगे? S40 माइनस S34। समझ में आया? आइदर ऐसे लिख के लिखोगे या फिर क्या लिखोगे? 6 टर्म्स इज टू मच, वो लिखना इज डिफिकल्ट, तो कैसे लिखोगे? A40 प्लस A39 प्लस A38 प्लस A37 प्लस A36, 1 2 3 4 5 है, आप एक और A प्लस 35 ऐसे। तो दिस इज टू डिफिकल्ट, तो बेटर है कि तुम ये समझ लो कि ये कैसे आता है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ रहे हैं, मतलब कोई भी तुम्हें एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिख रहा है इसमें, दोनों ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है। क्लियर है? तो 20 चैप्टर, और जैसे बी पार्ट तो ऑप्शनल भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा है मतलब।
तो मुझे यही कहना है कि कहाँ से कौन से चैप्टर से क्या आएगा बताना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए हमें हर चैप्टर के एक्स्ट्रास भी उतने परफेक्ट आने चाहिए जितने हमें एनसीईआरटी आती है, तब जाके तुम्हारा स्कोर अच्छा बनेगा। नहीं तो फिर वही है, जैसे लास्ट 2 ईयर से तुम देख रहे हो मेजोरिटी 80s में आ रही है, 90s में बहुत रेयर बच्चे आ रहे हैं जिनका 90 अबव स्कोर जा रहा है 100 में से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई की वर्कशीट। तो हेडिंग डाल दो सीबीएसई की वर्कशीट रिमेनिंग क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली हम आधे क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं जब मैंने होमवर्क में दिया था। हाँ चले, अब इसमें ना ये क्वेश्चन तुम कहोगे क्यों दिया, क्योंकि ना ऐसा क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछा और कई बच्चों को आया ही नहीं करना। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कुछ नया नहीं करा रही हूँ मैं, ये एनसीईआरटी का लेवल है, जानबूझ के मैंने लिया क्योंकि ये क्वेश्चंस ना ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एमसीक्यू में स्पेशली आते हैं, तो तुम्हें ये वर्किंग आनी चाहिए। तुम्हें एन का जनरल फॉर्मूला दे दिया इन्होंने, 3n+7 है, मुझे मांगा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कब निकलेगा, जब मेरे पास दो टर्म्स होंगी। तो पहले मैं n की वैल्यू 1 डालूंगी, तो a1 क्या आएगा मेरा 3 × 1 + 7, तो ये आ जाएगा 10। फिर मैं n की वैल्यू 2 डालूंगी, तो a2 क्या आएगा 3 × 2 + 7, तो ये आ जाएगा 6 + 7 13। अब मुझे d मांगा है, तो व्हाट इज d, a2 - a1, तो विच इज 30 - 10 विच इज 3। तो ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जब मैंने एपी का एनसीईआरटी का टेस्ट लिया था तो कई बच्चों को ये आया ही नहीं करने ऐसे क्वेश्चंस, कि मैंने एन का जनरल फॉर्मूला दिया मांगा कुछ और है, S20 मांग लिया, तुमको नहीं आया करना। प्लीज रिक्वेस्ट है, आधा घर पे जाके ना आधा घंटा मैक्स लगता है, जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। सब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ही नहीं आता है तुम्हें। मेरे को कहना है कि सपोज आज की क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन कराए, तो तुम्हारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तुम्हें 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं समझ में आएंगे, तो उन्हीं को रिपीट करना है। मैक्स आधा पौन घंटा तुम्हें देना पड़ेगा घर में रोज रेगुलर रिविजन के लिए, जो मैं क्लास में करा रही हूँ। और नहीं करोगे मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या, तुम कहीं पे भी चले जाओ कोई कुछ नहीं कर सकता। पढ़ना तुम्हारे हाथ में है, लाइक हमारा काम गाइडेंस का है, गाइड हम कर रहे हैं, पर तुम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, मैं कुछ नहीं करा सकती। हो गया। अब 11 जैसे क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन मोस्टली ये एमसीक्यू में ही आता है जनरली आजकल, ये क्वेश्चन जब से एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं, या तुम्हारे को रीजनिंग एसर्शन में आ जाएगा, या फिर केस स्टडी में वो क्या करते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं ना केस स्टडी में, एक बना देंगे इसके ऊपर, लाइक इसके चांसेस हैं, मतलब ये तुम्हारे पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। और मेरे को लगता है यवांश तुमने दिखाई थी ना स्कूल की नोटबुक, एक फॉर्मूला तुम्हारे टीचर ने लिखवाया है, ये वही है तुम्हारी। अगर तुम एनसीईआरटी खोलो, मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये रहा अ नोट टू द रीडर। तुम्हारी एनसीईआरटी में जब तुम्हारा एपी का चैप्टर खत्म होता है, तुम्हारे को खुद यहाँ पे उन्होंने लिख के दे रखा है ये चीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है हमेशा टीचर ऐसे क्वेश्चंस में 3 ही टर्म्स देंगे एपी के, और वो तीनों जनरली फर्स्ट 3 टर्म्स ही होते हैं। और याद रखना है जो बीच का टर्म होता है वो हमेशा पहले 2 का एडिशन अपॉन 2 होता है। लाइक ये फॉर्मूला तुम्हें लिखना है लिख लो, कुछ जो करना है कर लो, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को यूज करेंगे, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है। लाइक मैं तुम्हें 2 तरीके करके दिखाऊंगी, बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना लास्ट ईयर, कई की टीचर्स यही लिखवा रही हैं, फिर वो बच्चों को लगता है कि मैं कुछ और बता रही हूँ। लाइक इसको करने का एक और तरीका भी है, बट मैं इसको चैप्टर खत्म होता है तुम्हारा, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज के बाद समरी है ना, पहले ऑप्शनल एक्सरसाइज है फिर समरी है और उसके लास्ट में है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इसके ऊपर मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन चांसेस मोस्ट है अगर तुम कहोगे आने के। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें याद रखना है कि a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है k-2 है, और c की वैल्यू क्या है 5 है। अब तुम कहोगे टीचर को कि हमें फॉर्मूला पता है कि b इज a + c/2। अब इसमें वैल्यू डालो, b तो k-2 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है, c की वैल्यू 5 है अपॉन 2, तो ये आ जाएगा k-2 = 8/2, तो k-2 की वैल्यू क्या आई 4, तो k की वैल्यू क्या आई 6। अब एक तरीका तो ये हो गया, ये इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मैंने बताया ना, कई स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि नहीं हमारे टीचर ने तो ये लिखवाया है।
एक तरीका क्या है मैं वो बता देती हूँ, पहले लिख लो इसको फिर मैं समझाती हूँ कि बाई चांस तुम्हारे दिमाग में नहीं आया या नहीं समझ में आया तो इसका इजी वर्जन भी है, और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई गलत देगा। हाँ, कि तुम क्या करोगे, पहले टर्म को A1 कहोगे, दूसरे टर्म को A2 कहोगे और तीसरे को A3 कहोगे। तुम्हें पता है कि A2 माइनस A1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। क्यों? क्योंकि दोनों किसकी वैल्यू देते हैं, कॉमन डिफरेंस। और जब भी तुम्हारा AP है तो कॉमन डिफरेंस कैसा आना चाहिए, सेम ही तो आना चाहिए। तो मैं ये फॉर्मूला लगाती थी हमेशा, बट मैंने बताया ना लास्ट ईयर पे कईयों ने ये कहा, तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, जिसको जो तरीका समझ में आता है वो करो। तो अब इसमें A2 की वैल्यू क्या आएगी, K माइनस टू माइनस थ्री, A3 की वैल्यू 5 है, माइनस K प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, K माइनस 5, 7 माइनस K, तो ये आ जाएगा 2K इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5, 2K इज इक्वल्स टू 12, K की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। ठीक है, तो दोनों सही है, बस फर्क इतना है कि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और ये हमारा कंसेप्ट वाइज है, जिनको कंसेप्ट समझ में आता है कि अच्छा दोनों चीजें डिफरेंस ही तो बता रहा है और डिफरेंस सेम होता है अगर एक ही है तो। दोनों मेथड्स दोनों के लिए है। हाँ, नहीं वो हमेशा एपी मेंशन ही होगा, हाँ फिर तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते ना। क्लियर है, चले आगे। अब ऐसे क्वेश्चंस तो मैं कई दिखने वाले हैं आगे। अब 12th भी वही है, करो किस मेथड से करना है देख लो। ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा B इज ऑलवेज A प्लस C अपॉन 2। तो डालो वैल्यूज, क्या लिखा है मैंने, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना कैसे होता है क्या होता है। आगे सबका आंसर 7/5। ऐसी फोर, ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा MCQ का 4th क्वेश्चन। तुम्हें आगे इन 3 टर्म्स दे दिए, ये मेरा A है, ये B है और ये C है। हमेशा मैंने बताया ना वो टीचर 3 से ज्यादा टर्म्स देगी ही नहीं, पहली बात। जो भी MCQ है देखो ना, MCQ का पार्ट है ये। निकलो आंसर, मतलब मैं नहीं कर रही। अब फिर 9th MCQ मैंने ऐसे ही ले लिया, मतलब कोई रीजनिंग नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं है ये, अगेन NCERT लेवल है, बस रूट के फॉर्म में इसलिए मैंने ले लिया। इन्होंने nth टर्म मांगा है AP का, तो तुम लोगों का AN का फॉर्मूला पता है, A प्लस N माइनस 1D है, तो AN निकालना है मुझे, तो A की वैल्यू 1 प्लस रूट 3 है, N माइनस 1 एज इट इज, और D कितना है तो यहाँ से निकालना पड़ेगा मुझे। D इज 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3, तो ये आएगा 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 3, तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल, रूट 3 आ जाएगा, तो ये रूट 3 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3n माइनस रूट 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो an क्या है मेरा 1 प्लस रूट 3n। अब शो दैट दिस आर इन AP, कैसे शो करोगे, हाँ ठीक है, इसको A1 कहोगे, ये A2 है और ये A3 है। ये ना एक्चुअली एरर है, ये क्या एरर है, ये इधर कट करके लिखोगे A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या, अरे तो उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक करी ना। अब है A2 माइनस A1 निकालो, तो A2 इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A माइनस B का स्क्वायर, तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके 2ab आ गया। हाँ मतलब क्योंकि ऑब्वियसली इससे आंसर आएगा ही नहीं, तुम a प्लस बी स्क्वायर लिखोगे, इसका मतलब है a अकेला और b का स्क्वायर, इसमें क्या लगाओगे? कुछ भी नहीं है ना ऐसे, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती फर्दर। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखो तुम तीनों, as common difference is same, therefore it is an AP। सेम ये वही क्वेश्चन है, इधर मैं नंबरिंग भूल गई हूँ, जो भी नंबरिंग है, ये A है, ये पूरा B है और ये पूरा C है। करो, M की वैल्यू निकालो। 20, 20 या 28? B इज इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन 2, करो फटाफट। हाँ हाँ, मिडिल टर्म करनी पड़ेगी। 0 और +2 आ रहा है। अरे तो तुमने कॉमन निकाल के काटा है। एक्चुअली मैं बताया ना, 10th ऑनवर्ड्स काटना नहीं है, 10th ऑनवर्ड्स फिर तुम लिखोगे m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 2, फिर इस दोनों चलेंगी, क्योंकि देखो मैंने m की वैल्यू 0 डाली तो मेरा क्या आया, 8,6,4 आया, तो ये फिर भी है ना, दोनों अलाउड है। अब 23rd, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्पलर में भी है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में जैसे इन्होंने खुद ही लिख रखा है 2020, एंड आई थिंक तो इससे ज्यादा भी आ चुका है, इससे मतलब बाद में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। हाँ, अगर तुम लगा भी रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम है कि तुम्हें अभी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है ना, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो मुझे ए एन दे रखा है x है, A1 दे रखा है 1 है, और d की वैल्यू क्या दे रखी है 3 है। ये यहाँ तक समझ में आया। मुझे n निकालना पड़ेगा, तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा, हम n की वैल्यू निकालेंगे ए एन का फॉर्मूला लगा के। a प्लस एन माइनस वन डी से, ए एन एक्स है, ए वन है, n माइनस वन एज इट इज, और d की वैल्यू 3 है। तो x क्या आया यहाँ पे, 1 प्लस 3n-3, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3n-2 आई। यहाँ तक समझ में आया। अब ये x, मुझे n की वैल्यू निकालनी, ये तो x की आई है तो मुझे n चाहिए, तो देयरफॉर
x plus 2 is equals to 3n, therefore n is equals to x plus 2 upon 3। ये चीज समझ में आई, क्योंकि मुझे सम दे रखा है बट सम में कितने टर्म से ये नहीं बता रखा है। तो पहला स्टेप मेरा क्या हुआ, मैंने n निकाला है। अब हम Sn का छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में, हाँ, a प्लस an छोटा वाला लगा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है। अब Sn में n क्या आएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 होल अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है 1, an की वैल्यू क्या है x, और यहाँ पे Sn दे रखा है कितना है 287 है। अब हम इस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 16, 9, 594 आएगा, इज इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन 3, और ये x प्लस 1। अब 3 को भी मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कर सकते हो। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 28 2 कैरी 17, 17, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, x प्लस 2 x प्लस 1। अब इसको ओपन करो, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, हाँ वो आगे पीछे हो गया, x प्लस 2, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर एक्स बी एक्स माइनस 1780। अब हमें इसका मिडिल टर्म करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करूँ क्या? 594 की जगह पे 574 नहीं आएगा? क्या 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 594 की जगह 574 नहीं आएगा? 574 है, 2 7 the 14, 2 8 the 16, 17, ठीक है। 574 आएगा, फिर 3 4 the 12, 3 7 the 21, 22, तो यहाँ पे कितना आ गया 20, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दूं, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस, तो लेंथी पड़ेगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा, दोनों से होगा क्यों नहीं होगा, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -720 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आएगा -3 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 9 प्लस 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 7 जा 30, हाँ बोलती हूँ मैं, 4 7 जा 28 टू कैरी 6, ठीक है, अपॉन 2। पॉसिबल है मिडिल टर्म से, तुम्हारी चॉइस है तुम्हें किससे करना है। अब देखो 6 8 8 9 मैं कैसे ढूंढती हूँ, मुझे पता है 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, 90 का स्क्वायर कितना होगा 8100, तो ये इसके बीच में है। अब 9 कब आता है, जिसके पीछे 3 होता है, तो आइदर ये 83 का होगा या 87 का होगा, क्योंकि 7 में भी 9 आता है पीछे। अब तुम कहोगे कैसे पहचानना है, तो मैं पहले 85 का ढूंढ लूंगी, 5 का तो 25 हो गया, 8 6 जा 48 हो गया, नहीं 8 9 जा 72 हो गया, तो ये डेफिनेटली 83 का स्क्वायर रूट है। -3 प्लस -83, जिनको नहीं आता है करते बैठो। x इज इक्वल्स टू, अब -3 -83 अपॉन 2, और x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 83 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -86 अपॉन 2, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा, और ये आ जाएगा 80 अपॉन 2 विच इज 40। देखो रिजेक्टेड में ना तुम्हें n में, चलो x है, n के बेसिस पे हम रिजेक्ट करेंगे इसको। मतलब मेरी एक बार बात सुन लो, x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू क्या आई है -46 आई है, और एक वैल्यू क्या आई है 40 आई है, तो ये तो x कुछ भी हो सकता है, तो तुम कहोगे आपने -46 को कैसे रिजेक्ट कर दिया। जब मैं इस n के फॉर्मूले में डालूंगी ना, तो मेरा n नेगेटिव आ रहा है, इसके वजह से वो रिजेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम टीचर में क्या लिखोगे,
n कैनॉट बी नेगेटिव, उसके वजह से रिजेक्ट हुआ है, ये x की वजह से रिजेक्ट नहीं हुआ है। n में अगर ये वैल्यू डाल दी तो n गलत आएगा हमारा, इसके वजह से रिजेक्ट हुआ है वो। अगर n पॉजिटिव आता है तो दोनों चलेंगी, फिर दोनों वैल्यूज पॉसिबल है फिर, ठीक है। अब रिमेनिंग जो 25th होमवर्क है, सुन लो एक बात, 25th होमवर्क है, ये वो वाला ही है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है।